Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So in this video we'll generally focus on the science topic, and for the science topic will be majorly focused on CDS and AFCAT. And science in which I am going to teach about, like, this will be like basic. If you have not watched the other part and my experience, कार्ड में दे रहा हूँ, ज़रूर देख लें, ठीक है. And before going guys, I want you to subscribe, hit that bell icon and like ज़रूर करना, ठीक है. So आज जो है मैं force and laws बताने वाला हूँ, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं साइंस में, एंड वी ऑल नो दैट जीके इज हाउ मच इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टफ इट इज. सो दिस पार्ट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस बिकॉज आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन. सो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ एंड यू गाइज मस्ट बी. सो साइंस में बहुत सारे सिंपल से टॉपिक्स आते हैं. सो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसमें से एक है. फिलहाल मैं फिजिक्स के टॉपिक्स उठाऊंगा सबसे पहले, एंड देन हम केमिस्ट्री में जाएंगे, एंड देन बायो में जाएंगे. फाइन, इज इट ऑलराइट? तो सबसे पहले यार देखो फोर्स क्या होता है. फोर्स, अभी इसका टेक्निकल कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा जब हम फोर्स और लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे. फिलहाल फोर्स मतलब एनीथिंग, इफ आई वांट टू एक्सर्ट फोर्स समवन, लाइक अगर मैं कहीं पर फोर्स लगा रहा हूं तो कोई चेंज आएगा, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज जरूर होगा, तब फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है. एंड बिफोर गोइंग फॉर फोर्स, फोर्स का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जो ये है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अच्छे से समझेगा, इसलिए मैं पहले लॉज ऑफ मोशन अच्छे से करवाना चाहता हूँ, एंड देन विल प्रोसीड फॉर द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. Fine guys, before going for laws of motion, I want to talk something about balanced and unbalanced force. Balanced and unbalanced force. So I am not going into depth at this moment because I am teaching at a point of view of a competitive exam. So see, balanced and unbalanced. For example, this is a wooden block. If some force is exerted on this, say suppose X, and the same force या मैग्नीट्यूड उसका जो है मैग्नीट्यूड, अगर सेम मैग्नीट्यूड फोर्स लग रहा है दोनों डायरेक्शन से, देन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट अ रेस्ट पोजीशन. इट विल नॉट मूव, इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है. सपोज अगर इफ दिस इज अ वुडन ब्लॉक एंड यहां से एक्स फोर्स डाल रहा है, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स फोर्स आ रहा है और यहां से एफ वाई फोर्स आ रहा है, एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन, इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ वाई, तो यहां से फोर्स जो है ज्यादा लगेगा, वहां से कम लगेगा, तो रिजल्टेंट जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा विथ रेस्पेक्टिव वेलोसिटी जो भी है जिस हिसाब से फोर्स है, ठीक है. सो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है. इन ऑर्डर टू गिव एनी मोमेंटम और एनी मोशन टू एनी ऑब्जेक्ट, वी नीड टू exert a force. That force should be greater than the opposing force. Let it be like, इसके हम जनरल केस में हमारा फोर्स क्या होता है? ड्रैग हो गया, एयर ड्रैग हो गया, या फ्रिक्शन फोर्स हो गया, या बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जो कि हम आगे देखेंगे. So going further, this from now which I am going to tell you and which I am going to teach at this moment will be very important as far as examination point of view is concerned, and as far as next coming chapter is also concerned, क्योंकि physics जो start होती है वो Newton's laws of motion से start होती है. So all the three laws जो मैं बताने वाला हूँ, it will be very important and helpful for you in upcoming videos also, जो chapters बताऊंगा. So Newton's laws of motion. तो तीन लॉज है इसमें. सबसे पहला जो लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है कि एनी ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, हर एक ईच एंड एवरी वर्ड. आई वॉन्ट यू टू लिसन इट केयरफुली बिकॉज एवरी वर्ड मैटर्स, ओके. फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, each and every object will remain in the state of rest or in a uniform motion, until and unless any external unbalanced force is not acting on it. मैं लिख लेता हूँ. Look, जो मैंने कहा है वही लिखा है. An object will remain in, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड मार्कर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, state of rest or in a uniform motion, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, until and unless any external unbalanced
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, जब तक ये आप लाइन को डिफाइन नहीं करेंगे, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको चीज़ नहीं आएगी। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। हम साइकिल चलाते हैं तो हम ढलान पे जाते हैं या फिर हम सीधे चला रहे हैं, तो साइकिल अपने आप चल रही है, हम पैडल नहीं कर रहे, वी आर नॉट पैडलिंग, कुछ देर बाद रुक जाती है। कुछ देर बाद क्यों रुक जाती है वो? क्योंकि वहाँ पर अगर सपोज ये साइकिल है, पार्डन मेरी जो भी साइकिल की ये है, ठीक है, साइकिल यहाँ पर जो भी है, साइकिल चल रही है रोड पे, ठीक है, ये थोड़ी देर बाद रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, पहला फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है, दूसरा ड्रैग, एयर ड्रैग जो होता है, हवा हमको टच करती है या पीछे खींचने की कोशिश करती है, और बहुत सारी फोर्स एक्ट कर रही होती है। हमारा वेट होता है साइकिल पे, और टायर के जो फ्रिक्शन कम ले रहा होगा या ज़्यादा लोग, जो भी बहुत सारी चीज़ें एक्ट कर रही होती है, इसलिए साइकिल रुकती है। सो वो वहाँ क्या हो रहा है? एक्सटर्नल, मतलब फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कह रहा है? अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा कोई भी, तो वो साइकिल चलते ही रहेगी। अगर साइकिल चलते रहेगी तो कभी भी रुकेगी नहीं। सो ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। यू टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल, अगर हम क्रिकेट के बैट से मैं बॉल हिट करूं, सो क्या होता है कि वो बॉल कुछ देर तक प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाता है वो, ठीक है, और कुछ देर बाद लैंड हो जाता है वो। सो यहाँ पर उसकी फोर्स पीक पे है, ठीक है, यहाँ तक वो जा रहा है, फिर उसके बाद जो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे ही आएगा ऑब्वियसली। कुछ भी मैं ऊपर फेंकूंगा तो नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सो दिस इज रियल टाइम एग्जांपल ऑफ ए। और एक एग्जांपल, अगर हम बस में बैठे हैं, बस एकदम मस्त स्पीड से चल रही है, उसके बाद कुछ देर के बाद अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो वी टेंड टू मूव फॉरवर्ड, राइट। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो आई हैव गिवन यू 3 examples, sufficient enough example for you to understand about the first laws of motion. So we'll go for second law of motion. Also I just forgot one thing to tell, वो भी बहुत important है, about inertia. The tendency of undisturbed object to remain in a state of rest or in a state of motion is called inertia. The tendency of undisturbed object to remain in the state of motion or in a state of rest is called as inertia. So inertia is also important. Inertia मतलब समझ में आ गया होगा आपको, इतने तो नादान नहीं हो। अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनडिस्टर्ब मतलब कोई भी उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, और फिर क्या है? स्टेट ऑफ मोशन ऑन अ स्टेट ऑफ कॉल्ड एज इनर्शिया, ठीक है। वो हम आगे टेंड करते हैं मूव करने के, जब हम बस में बैठे रहते हैं, सडनली इफ अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, दैट इज इनर्शिया। Fine. So we'll go for next, that is second law of motion, which is very important. So the next is second law of motion. Now second law of motion is very important in these three comparatively, ठीक है। What says the rate of change of momentum. Now momentum I'll definitely explain, just a second, okay. The rate of change of momentum is directly proportional to the, now wordings are very important, terminology which I'm going to use at this moment will be very important, is directly proportional applied unbalanced force in the direction of object, Remember guys, these wordings are very important, okay. Now see, क्या क्या important है यहाँ पर? Rate of change of momentum, इससे derivation भी होएगा अभी। Rate of change of momentum I'm definitely going to explain right now, is directly proportional to the applied unbalanced force and in the direction of object. So when you are a science student, so these terminologies becomes very important. So science is not literature or English कि आप कहानी छाप रहे हो. So it becomes very important for you to write the perfect terminology. Now what is momentum?
इनर्शिया देखा था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, सेम काइंड ऑफ सेम मोमेंटम हो जाता है व्हेन वी गेन द स्पीड एंड द स्पीड कंटिन्यूज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। जो वो टाइम पीरियड जब स्पीड कंटिन्यू रहती है उसको मोमेंटम बोलते हैं, हम मोमेंटम गेन करते हैं, राइट। हम जब भाग रहे हैं तो सडनली नहीं रुक जाते, फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से सडनली जीरो नहीं हो जाता है, 15 से 14, 13, 12, 11 ऐसे होकर डिक्रीज होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। नाउ मोमेंटम इज डिनोटेड एज पी। पी इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। सो दिस इज कॉल्ड एज मोमेंटम। पी क्या है अपना, मोमेंटम, momentum, and mass is the mass, m is mass and v is velocity, ठीक है। नाउ इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट देख लो, मास का क्या है kg और मीटर पर सेकेंड will be the SI unit for this. Now the most important, the derivation for second law of motion, which is also very important and can be asked in any kind of examination in any form. Now see, rate of change of momentum. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब सबसे पहले मोमेंटम हो गया P, चेंज मतलब P2 माइनस P। सो P2 व्हाट, P2 इज अपना फाइनल मोमेंटम जो होता है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम हम कोई टाइप पीरियड पे लेते हैं, और P1 है जो इनिशियल मोमेंटम कहते हैं हम उसको, ठीक है, मोमेंटम। नाउ व्हाट सेज इज चेंज है, तो चेंज है डेफिनेट। नाउ दिस इज चेंज इन मोमेंटम, राइट, जिसको हम चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। अभी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 बाई टी। हमेशा याद रखना, कहीं पर भी रेट लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब उसके रेट पर टाइम के हिसाब से होता है, तो डिवाइड बाई टी जरूर आएगा, ठीक है। नाउ वी नो, एंड क्या लिखा है आगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो P2 माइनस P1 बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नाउ आई ट्राई टू राइट द फॉर्मूला mv माइनस mu, क्योंकि P2 जो है फाइनल मोमेंटम है, तो फाइनल मोमेंटम के साथ फाइनल वेलोसिटी आएगी। फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, कैपिटल V, ओके। सो नाउ क्या करूंगा मैं, m को कॉमन ले लूंगा, v माइनस u बाई टी। नाउ we know, we have studied in previous chapter, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, I want you to watch that video first. So पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था v माइनस इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, फर्स्ट वाला इक्वेशन v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सो v माइनस यू बाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू बाई ए, ठीक है, और v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमने निकाली, क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए। सो दिस इज द मेन इक्वेशन which states the second law of motion. Now in order to remove this proportionality constant, I will multiply, like I have to multiply some constant over there, so K will be the constant, M into A. Now this is the formula which I was talking about. So now क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला, F is equals to K dot MA, ठीक है, फॉर K is equals to M, फॉर K is equals to 1, सॉरी, तो F क्या हो जाएगा, फोर्स is equals to mass into acceleration. This is the main equation of second law of motion which states is force is equals to mass into acceleration. Now इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी फोर्स is equals to मास का क्या है kg और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है सिर्फ। सो फोर्स न्यूटन की वैल्यू हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसका डेरिवेशन। नाउ विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल। रिमेंबर गाइज, फिजिक्स में चीज़ें बहुत सिंपल होती है if provided you remember the formulas. Okay, now this question is regarded for second law of motion. What says is a constant force acts on an object of mass 5 kg. Let us write mass हमको 5 kg दे रखा है for a duration of 2 second. It increases the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second, which means we have initial velocity u is equals to 3 meter per second and final velocity क्या दे रखा है, final velocity v is equals to 7 meter per second. Find the magnitude of the force applied. Now by second law
of motion, we know that F is equals to mass into acceleration. ठीक है, so we need to find फोर्स. उसके लिए मास है अपने पास लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है. बट वी ऑल्सो नो, हमने एक फॉर्मूला डेरिवेशन में ही प्रूव किया था, v माइनस यू इक्वल टू ए टी. सो a की वैल्यू क्या जाती है, v माइनस यू बाई टी. तो ये यहाँ पुट कर दूंगा मैं, फोर्स इज इक्वल टू m डॉट v माइनस यू बाई टी. सो मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा यहाँ पर. तो क्या आ जाएगा, m क्या है अपना 5 इंटू v माइनस यू मतलब 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 बाई टी क्या है अपना 2 सेकेंड्स. तो 2 2 is 4, 5 2 is 10. 10 न्यूटन इज द फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन. ना हमको क्या कह रहा है वो, और एक क्वेश्चन जो हमको पूछा है, नाउ इफ द फोर्स अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स. टाइम 1 था ये, अभी टाइम 2 क्या दे रखा है, 5 सेकेंड्स. इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड, नाउ हमको फोर्स क्या मिल गया, 10 न्यूटन. ठीक है, so force applied for the duration of 5 seconds, what would be the final velocity? Again वो हमको equation of motion से v minus u equals to at. अभी हमको क्या निकालना है, final velocity, v is equals to u plus at. Now acceleration का फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल के डालेंगे क्योंकि हमको final velocity निकालना है. u क्या है अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी 3 प्लस एक्सेलरेशन हमको नहीं दे रखा, कहीं पर भी नहीं दे रखा. तो हम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एम से निकालेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एम. सो ए की वैल्यू फोर्स बाय एम हो जाती है इंटू टी. सो वी इज इक्वल टू 3 प्लस फोर्स क्या है अपना 10 बाय मास क्या है अपना 5 इंटू टाइम क्या है अभी 5. तो 5 से 5 कैंसिल, कम्स आउट टू बी 13 मीटर पर सेकेंड. सो ये दो वैल्यू पूछा था हमको, फोर्स और ये क्या है अपना v, फाइनल वेलोसिटी. सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस you can expect in, like direct questions you can expect. Now look at this question. This question is very interesting. यहाँ से आपको बहुत चीज़ें समझ में आने वाली है. A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour. Velocity मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, अभी चल रही है. ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 108 किलोमीटर पर आवर. नाउ रिमेंबर गाइस, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या एनी ऑफ द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इट इज मीटर पर सेकेंड. नाउ वी हैव किलोमीटर पर आवर, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट. एंड हाउ टू कन्वर्ट इट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, इफ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो यू विल गेट टू नो. हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, मतलब छोटे क्वांटिटी में जाना. तो 5/18 से होगा मल्टीप्लाई, 18 1 18, 18 6 तो 6 5 30 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, सो अपने को इनिशियल वेलोसिटी आ गया. एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक. आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक कार स्टॉप हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी. और कितना टाइम ले रहा है वो, 4 सेकेंड, राइट, या 4 सेकेंड. सो उसके बाद कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड. तो मतलब फोर्स, सोल्यूशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हमको एक्सेलरेशन नहीं पता, मास इंटू वी माइनस यू बाई टी बाय मोशन के फॉर्मूले से. मास क्या है अपने पास और मास क्या दे रखा है हमको, मास, और मास की ऐसा यूनिट बराबर है. ठीक है, तो 1000 kg हो जाएगा वो. सो 1000 इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस अपना 30 बाय टी. टी क्या है अपने को 4 सेकेंड्स. तो 4 1 4 250. सो 253 7500. नाउ ये माइनस आएगा kg मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको -7500 न्यूटन भी बोल सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड. नाउ रिमेंबर दिस माइनस हमको अपने आप आया है, मतलब हमको ऑपोजिशन फोर्स लग रहा है, राइट. कार रुक रही है ग्रेटर वेलोसिटी से छोटे वेलोसिटी में रुक रही है, मतलब ऑपोजिशन का जो फोर्स लगा है वो 7500 न्यूटन लगा, तब जाके कार रुकी है. सो दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन. नाउ लुक फॉर द लास्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये हमको बहुत अच्छे से आता होगा. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसका फॉर्मूला दे देता हूँ. रिएक्शन मतलब यहाँ पर फोर्स कंसिडर करते हैं, F21 इज इक्वल टू माइनस F12. ये मैं बता देता हूँ आपको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यानी मतलब F21 प्लस F12 इज इक्वल टू 0. सो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्राई टू
शॉट विद अ गन, ठीक है, मेरे हाथ में गन है और मैं उसको लेके चला रहा हूँ गोली, तो इफ आई शूट, ये जो गन है ये मेरे को भी पुश करेगी पीछे, दैट इज कॉल्ड एज, अगर इफ अ सेकेंड बॉडी, इफ देर आर टू बॉडी 1 and 2, इफ 2 इज एक्सर्टिंग हिज फोर्स ऑन 1, ठीक है, देन 1 विल ऑल्सो एक्सर्ट हिज फोर्स इक्वल टू 2, दैट इज, इसका मतलब क्या है, 2 1 मतलब फोर्स ऑन 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन, 1 एक्सर्ट करेगा 2 पे, मतलब दोनों एक दूसरे पे सेम एक्सर्ट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, गोली मार रहा हूँ तो मैं भी पीछे टेंड करता हूँ, या फिर मैं बैट से बॉल हिट करने की कोशिश करता हूँ, जब बैट से बॉल कनेक्ट होता है तब मेरे को भी एक फोर्स फील होता है, ठीक है, दैट फोर्स इज अपोजिंग फोर्स। साइकिल चला रहा हूँ तो अपोजिट में भी मेरे को फोर्स लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस बोथ द फोर्स आर सेम द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। बॉल को मैं फेंकता हूँ दीवार पे, वो लग के वापस आती है, दैट इज द रिबाउंड एक्शन, राइट, दैट इज कॉल्ड एज एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं किसी को थप्पड़ मारूँ, ऑफ कोर्स मैंने कभी मारा नहीं है, अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूँ तो मेरे हाथ भी गर्म होंगे, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स, राइट, अगर मैं किसी को यहाँ पर मार रहा हूँ तो मेरे को भी हाथ पे झटका लगेगा, दैट इज अपोजिशन फोर्स जो भी बोलते हैं। थर्ड लॉ में ये आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें F12 इज इक्वल टू माइनस F21 प्रूफ होता है। इफ वी हैव अ बॉल विथ मास m1 एंड द सेकेंड बॉल विथ मास m2, इफ इट इज गोइंग विद अ वेलोसिटी u1 and this is going with the velocity of u2 in the same direction, if we consider u1 is greater than u2, मतलब ये बॉल ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, ये बॉल कम स्पीड से जा रहा है, there will come a time at time t when this ball will collide with this ball, so जब फोर्स एक्सर्ट होएगा 1 पे 2 से, मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 by 2 will be इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन 2 by 1, मतलब जब कोलाइड होएगा, जब ये बॉल कोलाइड होएगा तो ऑब्वियसली जो u1 है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, रिटार्ड होएगी, एंड m2 की जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा होएगा, क्योंकि ये भी उतने ही थोड़ा सा जो फोर्स है उससे एक्सर्ट बैक करने की कोशिश करेगा। Now let us solve questions for third laws of motion. Third law of motion is very important, is also a very important like second law of motion and first law of motion. What the question says is a bullet of mass m1 20 ग्राम, ठीक है, m1 बुलेट को हम ले लेते हैं, बुलेट और गन यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 is equals to 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg, m2 is 2 kg, ठीक है। So what is the recoil velocity of the pistol? recoil मतलब अभी देखो कोई भी बंदूक है, ये जैसे भी बंदूक है, यहाँ से अगर कोई भी हम गोली फायर करते हैं, ठीक है, तो ये बंदूक जो है वो पीछे टेंड करती है, दिस पीछे को टेंड करने की जो वैल्यू है उसको recoil velocity बोलते हैं, जो पीछे रिटार्ड हो रहा है, ठीक है। See, science is all about concepts. If you know this concept, daily life में example डालने की कोशिश कर रहा हूँ, गोली मैं चला तो मैं पीछे जाऊँगा ना obviously. So this is called as recoil velocity. Fine. So हमको m1 दे रखा है 20 ग्राम, right? हम लेकिन this is not a SI unit, तो m1 becomes 0.02 kg. So 0.20 kg हो गया, v1 हमको उस समय मिला है m2. And we know by third law of motion, by third law of motion we know that F12 is equals to minus F21, या फिर FAB is equals to minus FBA, and F force is equals to mass into acceleration, and this is suppose capital M capital A, जो कि मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, या M1 A1 और M2 A2, ठीक है। नाउ M1 A1 तो हमारे पास है नहीं, तो V1 माइनस U1 बाय T, टाइम तो सेम ही है, तो M2 V2 माइनस U2 बाय T से T कैंसिल। नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बुलेट एंड द पिस्टल इज जीरो, राइट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, U1 इज इक्वल टू जीरो एंड U2 इज इक्वल टू भी जीरो, तो क्या हो जाएगा M1 V1 is equals to m2 v2. actually this is the derivation also, so you can treat it as a derivation also. आप सीधा यहाँ पर इसको
एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पार्डन द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस क्वेश्चन जस्ट। सो दिस नाउ m1 क्या है अपना 0.02 इंटू v1 क्या है अपना 150 इज इक्वल टू m2 क्या है 2 इंटू v1 या v2, जो भी हमको v2 निकालना है ना, तो v2 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2v2, सो v2 कम्स आउट टू बी 1.5 मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पर कॉन्सेप्ट विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। नाउ व्हाई कॉन्सेप्ट विल प्ले अ वाइटल रोल? क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस लिया था, ठीक है, तो ये सारे माइनस में आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं माइनस स्किप किया था जस्ट टू शो यू कि यहाँ पर आंसर माइनस आएगा। अगर 1.5 आया तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता ना कि गन भी यहाँ फायर किया और गन भी उस तरफ टेंड करे, नहीं, राइट। सो यहाँ पर माइनस उसी वजह से आएगा कि हमको वापस रिबाउंड एक्शन मिल रहा है, ऑपोजिशन फोर्स मिल रहा है, तो दैट इज वाई दिस v2 इज इक्वल टू माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। So this is what the question was asking from us. The recoil velocity comes out to be minus 1.5 meter per second is the right answer. So I have provided some of the screenshot in the screen at this moment, so you can definitely go with that and try to solve all the questions. And if you have any sort of doubts, you can definitely comment in the comment box and I'll try to answer those. So this is all about forces and laws of motion. I've tried to explain every of the concepts and derive भी करके बताया मैंने, and I'll be dealing with such more some more of the chapters, ठीक है, जो भी physics में chapters होते हैं, and this will be more than sufficient for you to crack any of the examination. अगर आपको कोई भी doubt है, then I'll still try to cover it up, and if you have any sort of doubt, you can definitely go in the comment box and question there. And if you have not subscribed here guys, I want you to subscribe and hit that bell icon. So till then, take care, bye bye.